everyone, my name is Shivani and welcome to Anant IAS। और आज 17th ऑफ अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस हम करेंगे। और आज के डिस्कशन में हम कुछ आर्टिकल्स को पढ़ने के साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हमारी तैयारी में हेल्पफुल रहते हैं। तो आपके क्वेश्चन जो बनते हैं यूपीएससी में, उनका जो मेन बैकग्राउंड होता है वो होता है कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी आप क्वेश्चन उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर का स्पेशली मैं बात कर रही हूँ, मेंस का, तो आप देखेंगे कि उस सवाल के पीछे कोई ना कोई कॉन्सेप्ट है, राइट। चाहे वो कुछ सालों में इवॉल्व हुआ हो, चाहे वो लेटेस्ट हो, उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो कभी भी जब भी आप आर्टिकल पढ़ें तो ये ध्यान दीजिए कि आप उस कॉन्सेप्ट को जरूर डिराइव करें। ऐसा नहीं सिर्फ आर्टिकल पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी आर्टिकल आप पढ़ें या फिर न्यूज एनालिसिस जब भी आप देखते हैं तो कोशिश करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को दिमाग में रखते हुए उन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें और अपने नोट्स को भी अपडेट करते रहें। नोट्स मेकिंग बहुत जरूरी है, चाहे वो ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो या आपका डोमेन सब्जेक्ट हो। नोट्स मेकिंग जरूरी है, साथ ही साथ उसको अपडेट करना भी जरूरी है। somebody has asked me earlier कि मैम नोट्स क्यों बनाने जरूरी है, हम सिर्फ वर्बल पढ़ सकते हैं। भाई इतनी सारी बुक्स होती हैं, अगर नहीं तो नहीं, कम से कम आपके पास 20 से 25 किताबें तो आपके पास होंगी मोटा माटी, राइट। उसके ऊपर आप मैगजीन्स भी पढ़ते हैं, तो इन सारी किताबों को एक बार रिवाइज करना एग्जाम के पहले बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपके पास नोट्स होंगे तो रिवाइज करना आसान होता है। हाँ, टेक्निक अलग अलग हो सकती है, बट मेरे ख्याल में सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप नोट्स बनाएं, साथ में उसको अपडेट करते रहें और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को भी दोहराते रहें, चेक करते रहें, ठीक है। तो आज का पहला आर्टिकल हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, एडिटोरियल वाले पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे था, नीचे की साइड द एल नीनो शैडो करके आर्टिकल है। इसमें एल नीनो के बारे में ही कहा जा रहा है कि अब जो मानसून की सिचुएशन है वो तब पता चलेगी जब मई एंड आ जाएगा या फिर मई का एंड आने वाला समय होगा, तब हमको पता चलेगा एक्चुअली कि एल नीनो की घटना घट रही है कि नहीं। क्योंकि कुछ इलाकों में ऐसा हुआ है कि ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है, मौसम बदला है, तो ये क्लियर नहीं हो पा रहा कि एक्चुअली मॉनसून का इम्पैक्ट कितना आएगा। तो अ क्लियर पिक्चर विल इमर्ज बाय एंड मई बाय गवर्नमेंट कुड प्रिपेयर फॉर पॉसिबल सब नॉर्मल मॉनसून। तो सब नॉर्मल मॉनसून की घटना के बारे में आर्टिकल कहता है। और इसके साथ ही साथ एल नीनो के अलावा एक चीज या एक टर्म यहाँ यूज हुई है, इंडियन ओशन डाइपोल। ध्यान दीजिएगा, IOD। एल नीनो के बारे में तो हम लोग कई समय से पढ़ रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं। एल नीनो पढ़ लिया हमने इसके साथ ला नीना भी पढ़ लिया है, लास्ट के 2-3 आर्टिकल्स में ऐसा था। ला नीना पढ़ लिया, उसकी इम्पैक्ट भी पढ़ लिया। लेकिन यहाँ पे टर्म जो यूज हुई उसको समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ये तो पूछे जाते ही है, कुछ ऐसे टर्म्स भी समझ में आते हैं जो आप ऑफ द ट्रैक नहीं होते, बहुत कम पूछे जाते हैं बट कनेक्टेड होते हैं एल नीनो और ला नीना की घटना से, ठीक है। तो इसमें कहते हैं, बट द यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन latest alert predicts the phenomena to develop by May-July. That would be in first half itself. The IMD is basically counting an El Nino's impact being न्यूट्रलाइज बाय पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि एक्सपर्ट सोच रहे हैं कि कहीं इंडियन ओशन डाइपोल से जो एल नीनो की घटना है वो न्यूट्रलाइज हो सकती है, और अगर होती है तो हमारे लिए पॉजिटिव मॉनसून रहेगा और सब नॉर्मल मॉनसून रह सकता है। द कंडीशंस डेवलपिंग ड्यूरिंग द सीजन टू द एक्सटेंट टू पॉजिटिव IOD वार्मर टेम्परेचर्स इन द अरेबियन सी वाटर्स रिलेटेड टू दैट in the eastern Indian Ocean cancels a weak El Nino as it happens in 2006। 2006 का हवाला देते हुए कहते हैं कि 2006 में ऐसा ही हुआ था, जहां पे पॉजिटिव IOD की होने की वजह से एल नीनो कैंसिल या वीक पड़ गया था, ठीक है। एल नीनो घटना मतलब क्या हुआ, मतलब बारिश कम और सूखा पड़ सकता है, बारिश कम होगी, उससे फसलें इंपैक्ट करती हैं। एल नीनो वो है और ला नीना उसका जस्ट अपोजिट है। वैसे इंडियन टेंजेंट में अगर बात करें तो काफी सालों से हम ला नीना की घटना देख रहे हैं या फिर अच्छा मानसून ले रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा था कि हो सकता है इस बार एल नीनो आ सकता है एज पर द टेम्परेचर इंक्रीज इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। पर अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं अभी तक, तो उसके लिए बात हो रही ना। अब देखते हैं कि एक्चुअली IOD क्या है, IOD समझना जरूरी है, ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके मेंस में भी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में GS3 के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो जब मैंने इसको एक्सप्लोर किया तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गया है इसको, क्योंकि IOD का इम्पैक्ट ऑस्ट्रेलिया पे भी पड़ता है, इस वजह से इसको वहां पे अच्छे से बताया गया है। तो क्या है, द इंडियन ओशन डाइपोल का मतलब होता है एक पोल नहीं, 2 पोल, राइट। डाइपोल 2 तरफ के पोल इज डिफाइंड बाय द डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर। मतलब होता है क्या, डिफाइन कैसे होता है, डिफरेंस होता है सी टेम्परेचर, सी सरफेस के टेम्परेचर में
between the two areas, दो एरियाज में जहां पे और पोल्स hence a dipole, और वेस्टर्न पोल इन द अरेबियन सी, तो वेस्टर्न जो पोल है, वेस्टर्न इलाका कह लीजिए अरेबियन सी का, वेस्टर्न इंडियन ओशन जिसको कहते हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन, एंड द ईस्टर्न पोल इन द ईस्टर्न इंडिया ओशन साउथ ऑफ इंडोनेशिया, इसको मैप में भी हम देखेंगे। तो दो तरह के जो समंदर है, ओशन है, उनके इलाकों में परिवर्तन से इंडियन ओशन डाइपोल क्रिएट होता है। डाइपोल का मतलब दो बड़े इलाके ऐसे जो पोल के एक दोनों तरफ क्रिएट होते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न, राइट। Now, the IOD affects the climate of Australia and other countries that surround the Indian Ocean basin, and it's a significant contributor to rainfall variability in this region. अब आगे थोड़ा और देखते हैं कि एक्चुअली ये किस तरह हमको मैप में दिखाई देगा। तो NOAA-climate.gov की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया, मैंने सिर्फ पिक्चर उठाई है वहां से आपके लिए। तो अगर आप इसमें देखें पॉजिटिव फेज क्या हुआ इंडियन ओशन डाइपोल का, कि जब यहाँ पे कन्वेक्शन की घटना घटती है, मतलब यहाँ का वार्मर देन नॉर्मल पानी जो है, यहाँ का समंदर का पानी, मतलब आप देखें इंडिया के वेस्टर्न साइड का, यहाँ पे अरेबियन सी का इलाका बनेगा, राइट। तो यहाँ का पानी क्या हुआ, नॉर्मल से ज्यादा गर्म हुआ, उसके बाद कन्वेक्शन बना और ये ऊपर बादल क्रिएट हो गए, राइट। बादल क्रिएट हुए और ये मूव करके फिर नीचे बैठते हैं यहाँ पे, और यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि इक्वेटर के पास का टेम्परेचर है, तो गरम धाराएं यहाँ से ठंडे से गर्म की तरफ मूव हुआ, कन्वेक्शन क्रिएट हुआ, हवा यहाँ बैठी, हवा जो बनी यहाँ पर बादलों के द्वारा वो यहाँ फिर से बैठी, और जो ये इलाका है, क्योंकि पानी मूव कर रहा है ठंडे से गर्म की तरफ, तो उस केस में क्या है, ये जो इलाका है कूलर देन नॉर्मल, तो ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो इलाका बन रहा है आसपास का, वो कूलर देन नॉर्मल है, रिड्यूस चेन ऑफ रेन। तो ये जो घटना है पॉजिटिव फेज कहलाती है। तो अगर आप पॉजिटिव कैसे है, क्योंकि अगर यहाँ पे गर्म जलधारा बन जाती है तो उस केस में जो बारिश का जो मूवमेंट है, जो नॉर्थ वेस्टर्न मूवमेंट बनता है मानसून का हमारे लिए, उस केस में नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, उस केस में इंडिया के लिए भी अच्छा रहता है और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी अच्छा रहता है। और इसमें आप देखेंगे जो कूलर वाटर मूवमेंट है जो इक्वेटर के पास का है, वो इस इलाके में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जहाँ पे इंडोनेशिया वाला हिस्सा आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला हिस्सा आ जाता है, और इस केस में जो बारिश के चांसेस है वो बढ़ते हैं, उसमें इंडियन कॉन्टिनेंट भी आता है, बारिश के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी की उम्मीद की जा रही है इंडियन कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर जो मॉनसून है वो मॉडरेट या पॉजिटिव हो सकता है, और इस केस में अल नीनो का इफेक्ट भी कम हो जाएगा या हो सकता है अगर ये इम्पैक्टफुल रहा तो। अब आता है नेगेटिव फेज, जहां पर उल्टी घटना घट रही है, यहाँ पे ठंडे पानी की जलधारा क्रिएट हो रही है, कूलर देन नॉर्मल, पानी का टेम्परेचर ठंडे से और थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा और ठंडा हो रहा है। उस केस में जो मूवमेंट ठंडे से गर्म की तरफ यहाँ हो रहा है, पानी का मूवमेंट यहाँ जा रहा है, और यहाँ पर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास नॉर्मल पानी जो जलधारा गर्म होती है उससे ज्यादा गर्म हो रही है, और उस केस में कन्वेक्शन क्रिएट हुआ, बादल बने और फिर यहाँ बैठ के इस तरफ फिर से नीचे आए। तो यहाँ वाले इलाके में जो थोड़ा सा अरेबियन सी वाला इलाका है और आसपास के देश बनते हैं, उनमें ज्यादा बेटर सिचुएशन क्रिएट होती है, और उसमें क्या है, इंडिया के लिए नेगेटिव फेज रहता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नेगेटिव फेज रहता है, और रेन के चांसेस जो है बढ़ते हैं अलग अलग इलाकों में, जिसमें यहाँ पर इम्पैक्ट इंडिया के लिए थोड़ा सा कम सही रहता है और यहाँ के इलाकों में भी, ठीक है। इसी को फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। The Indian Ocean dipole is defined by difference in sea surface temperature, जो सतह होती है सरफेस की सी की वो बदलती है, उसका टेम्परेचर बदलता है, between two areas or poles in hence a dipole, a western pole in the Arabian Sea, western Indian Ocean, ठीक है, and an eastern pole in the eastern Indian Ocean south of Indonesia. The IOD affects the climate of Australia and other countries that surround the Indian Ocean basin and is a significant contributor to rainfall variability in this region. और इसी के बनने से बारिश की घटनाओं में चेंजेस आते हैं, बारिश कहीं ज्यादा कहीं कम, इन धाराओं से, इन पानी की धाराओं से, जो भी पानी नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो रहा है जल धाराओं में, या फिर टेम्परेचर कम हो रहा है, इस वजह से कन्वेक्शन की घटना अलग घट रही है। तो जब इस तरह का डायपोल क्रिएट होता है तो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया के इलाका और भारत के इलाका इंपैक्ट करता है, और इसी घटना से कहा जा रहा है कि शायद मई एंड तक पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है गोइंग नेशनल, ईसी ऑर्डर ऑन नेशनल पार्टीज इज बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड क्राइटेरिया नॉट अ सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ देयर इन्फ्लुएंस। ऐसा कुरैशी साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है और इन्होंने काफी अच्छी तरीके से कुछ चीजें एक्सप्लेन करी हैं जो आपके यूपीएससी मेंस में GS2 में इंपॉर्टेंट बैठता है, और सवाल ऐसे बने भी हैं पहले और प्री में भी बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं है।
तो एक ये जो राइटर हैं कुरैशी साहब फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं इंडिया के एंड द ऑथर ऑफ एन अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ ग्रेट इंडियन इलेक्शन के राइटर भी हैं, तो आप चाहें तो बुक पढ़ सकते हैं। पहले इन्होंने एक्सप्लेन ये किया है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने कुछ पार्टीज को नेशनल पार्टी घोषित किया है, कुछ को नहीं, कुछ को हटाया है। इसमें आप भी आती है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी घोषित किया गया, साथ ही साथ कुछ स्टेट पार्टीज को भी हटाया और चेंज किया गया है। ठीक है, तो इनके ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं पार्टीज के द्वारा, वो उस पर हमको नहीं जाना है, बट प्रोसेस क्या है उसको समझना जरूरी है, GS2 के पर्पस इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं पार्टी में गेन और लूज नेशनल स्टेट पार्टी स्टेटस फ्रॉम टाइम टू टाइम डिपेंडिंग ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस होती हैं इलेक्शन कमीशन की, उसके हिसाब से पार्टियां आती जाती रहती है, नेशनल पार्टी बनती है बिगड़ती हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉग्निशन एंड रिकॉग्निशन इज स्टिपुलेटेड अंडर द, इसका एक एक्ट है, उसका नाम क्या है, इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 which lays down the criteria for recognition as a national or state party। तो ये एक्ट आपसे पूछा जा सकता है। These specific stipulations also find concurrence in the election commission's political parties and election symbols 2019 हैंडबुक, और एक हैंडबुक भी है, उसमें इनके जो सिंबल्स होते हैं उनके बारे में डिटेल्स भी है कि कैसे बनते हैं, क्या क्या नियम कायदे कानून है, सब उसमें मेंशन है। According to paragraph 6C of the order amended with election from effect from January 1st 2014, a party will continue। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये जो मैंने हाईलाइट किया है एरिया, आप चाहें तो पेपर पे जाके पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कहते हैं कि a party will continue to be a national state party in the next election if it is fails to fulfill the criteria laid down 6A और 6B में जो नियम लिखे हैं, अगर पूरा नहीं होते तो पार्टी नेशनल इलेक्शन में नेशनल पार्टी नहीं रहेगी या स्टेट पार्टी नहीं रहेगी, अगर ये नियम पूरे नहीं होते। In all the present cases, the parties have exhausted the concession given even after falling short in 2 successive elections। ऐसा हुआ है कि कुछ पार्टीज ने इसको एग्जॉस्टेड या फिर बहुत ज्यादा लेवल पे इसको फॉलो नहीं भी किया है और कंसेशंस मिले हैं, पर नियम क्या है वो जानना जरूरी है, किसने फॉलो किया किसने नहीं फॉलो किया, हमारा मुद्दा नहीं है। Now, among other conditions, paragraph 6A states, 6A कहता है the state party must get at least 6% of the votes polled in the last assembly election and at least 2 MLAs or 6% vote share and 1 MP from that state in the last Lok Sabha election, or 3% of the total seats in the assembly or 3 seats whichever is more। ये जो कंडीशन है ये आपको एज इज पूछी जा सकती है, क्योंकि पॉलिटी में कैसे MP MLA चुने जाते हैं, पार्टीज का स्टेटस कैसे बदलता है, कोई बड़ी चीज नहीं, पूछा जा सकता है। प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्री के लिए तो है ही, एज आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे, आपसे पूछ लेंगे भाई ये सही है गलत है, वो सही है वो गलत है, तो आप फंस जाओगे। तो ये पढ़िए, आप अगर प्रिंट आउट आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसको जरूर पढ़े, नोट्स में अपडेट कर ले। तो सिमिलरली 6B कहता है दैट इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है लेकिन ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि जहां पर अगर आप लास्ट इलेक्शन से कंपेयर करें, सो अ स्टेट पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% वोट, 6% वोट मिलने चाहिए पोल्ड द लास्ट असेंबली इलेक्शन। ठीक है, एटलीस्ट 2 MLAs 2 MLA हो या 6% वोट शेयर हो एंड 1 MP, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, 6% वोट या फिर 2 MLA या फिर 1 MP फ्रॉम दैट स्टेट इन द लोकसभा इलेक्शन। क्लियर है, और 3% ऑफ टोटल सीट्स इन द असेंबली और 3 सीट्स। ठीक है, तो 2 टोटल सीट्स कितनी होनी चाहिए आपकी, और 3% ऑफ द टोटल सीट्स, 3% टोटल सीट्स होनी चाहिए असेंबली में, और 3 सीट्स विचएवर इज मोर, जो भी ज्यादा हो, तो 3% आपकी सीट्स हो या 3 सीट हो, जो भी ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। 6B कहता है नेशनल पार्टी मस्ट गेट एटलीस्ट 6% वोट शेयर इन 4 और मोर स्टेट्स इन द लास्ट लोकसभा, मतलब 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स में असेंबली इलेक्शन, एंड हैव एटलीस्ट 4 MPs और एटलीस्ट 2% ऑफ द सीट इन लोकसभा। ठीक है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन में ऐसी चीजों को बार बार उजागर किया कि ऐसा नहीं वैसा हुआ था, पर आपको नियम पता होने चाहिए। विद इट्स कैंडिडेट्स हैविंग बीन इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 स्टेट्स, पैराग्राफ 10A अलाउज इलेक्शन कमीशन टू रिजर्व अ सिंबल फॉर नेशनल पार्टी। ठीक है, तो करता है इलेक्शन कमीशन। अब समस्या ये है, इसके साथ ये जो नियम कायदे कानून है, इसके साथ ही साथ जो भी नेशनल पार्टीज होती हैं उनको कुछ पर्क्स या बेनिफिट्स भी मिलते हैं इलेक्शन कमीशन या गवर्नमेंट की तरफ से। वो क्या है, पार्टी कैन अवेल ऑफ सर्टेन बेनिफिट्स ऑन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी
पहला, द इलेक्शन सिंबल ऑफ द नेशनल पार्टी विल रिमेन अनचेंज। जो सिंबल होगा वो पूरे इंडिया में एक जैसा ही होगा, वो अनचेंज रहता है। नेशनल पार्टी गेट फ्री ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट टाइम्स ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन during the general election, and more importantly they can have a maximum of 40 star campaigners whose travel expenses will not be counted in the accounts of the candidates। तो वो 4 स्टार कैंपेनर्स को एक्सपेंस दिए जाते हैं। This is most important tangible benefit। तो बेनिफिट्स बता रहे हैं। The finally and more importantly, the parties will have the privilege of consultation with the election commission in the sitting of the election dates। और कंसल्टेशन आप इलेक्शन कमीशन से कर सकते हैं, और उन्हीं नेशनल पार्टीज के लिए ईवीएम और बैलेट पेपर्स को भी रिजर्व रखा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ और भी कोर्ट में पीआईएल डाली गई थी, और 96 का एक केस भी है जनता दल और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 96 का, वो आप देख सकते हैं। GS2 में इसको रेफर भी आप कर सकते हो। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि वो नियम कायदे कानून क्या है जिससे पार्टी नेशनल पार्टी डिक्लेयर होती है, सिंबल वगैरह ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। प्री में पूछी जा सकती हैं, पहले भी डेमोक्रेसी और उसके आसपास के सवालों में यह सवाल पूछे गए हैं। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है GS2 के पर्पस से और प्री के लिए भी। ठीक है, आप गो थ्रू कर सकते हैं, नोट्स में एड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट है सूडान, 3 UN फूड वर्कर्स अमंग 59 किल्ड, मैनी इंजर्ड एज क्लैशेस गो ऑन। क्लास में इंपॉर्टेंट क्या है, मुझसे पूछेगा भाई UN फूड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये जरूरी पता होना चाहिए भैया हमको कि UN कौन से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बनाता है। UN जहां आ जाए, UN आ जाए, WHO आ जाए, WTO आ जाए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए। हाँ, स्टेट वाले कहेंगे हमारी क्या, हाँ जी बिल्कुल है। UN से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोग्राम आपके लिए जहां पे भी विश्व में कहीं भी चलता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। SDG जो गोल्स होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब इसमें पढ़ने वाला क्या है जनाब, वो ये है कि सूडान कहाँ दिखता है मैप में, वो जरूरी है। तो अगर आप ऐसा अफ्रीका कॉन्टिनेंट के मैप को उठा के देखेंगे, जहां पे इक्वेटर आपको जाती हुई दिख रही है, इक्वेटर दिख रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दिख रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिख रही है, उसके साथ सूडान ही दिखता है, पास में रेड सी है, उसके आसपास के देशों में इजिप्ट हमको दिखता है, लिबिया है, चैड है, इसके साथ ये बॉर्डर लगता है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का है, साउथ सूडान है, नाइल दिख रहा है जाते हुए, यहाँ से नाइल नदी है, उसके साथ इथियोपिया हमें दिखता है, और रेड सी हिल्स इधर है, पोर्ट सूडान, और उसके बाद युगांडा टच करता है, हाँ जी करता है, तो नहीं युगांडा टच नहीं करता, सॉरी जी कौन सा देश है, इथियोपिया, यस युगांडा यहाँ पे है। ठीक है, तो जो देश से कनेक्टेड है आसपास, सूडान, खार्तूम इसकी कैपिटल, तो आप इसको देख लीजिए। हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली कौन कौन से ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कभी कभी हमें वहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं पूछा जा रहा होता, ज्योग्राफी पूछी जा रही होती, तब हम फंस जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिविंग डेजर्ट कहाँ पे है, उसके साथ मारा माउंटेन्स कहाँ पे है, नूबा माउंटेन्स, ये आपको एज इज पूछ लेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे कहाँ है, लेकिन आपने पढ़ रखा होगा तो आप नहीं फंसोगे। ठीक है, उसके बाद चेक डिमांड्स गवर्नमेंट रेजिग्नेशन। अगर सब पिक्चर को देखें और रिकॉल करने की कोशिश करें तो विश्व के कई देशों में इस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं जहां पे सरकार के ऊपर या सरकार के अधिकारों के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं। तो इस लिहाज से आप GS2 में ये सवाल इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जहां पे GS1 में भी, जहां पे देश के नागरिकों का विश्वास वहां की सरकार से हटता हुआ जब दिखता है तो एक सवालिया निशान बनता है डेमोक्रेसी की पहचान में। सो चेक्स डिमांड गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, डेमोन्स्ट्रेट टेक पार्ट इन एन एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट रैली इन प्राग, चेक रिपब्लिक ऑन संडे। थाउजेंड्स प्रोटेस्टेड, हाई इन्फ्लेशन। क्या समस्या क्या है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाई इन्फ्लेशन, डिमांड द गवर्नमेंट रेजिग्नेशन, ब्लेमिंग द यूरोपियन यूनियन एंड चेक गवर्नमेंट for soaring inflation. They called on the current 5-party coalition to put their papers। तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा है, लोग बेयर नहीं कर पा रहे हैं। चेक कहाँ है, चेक रिपब्लिक एक यूरोपियन देश है। अगर आप देखें यहाँ पे दिखता है हमको यूरोप में, हमको ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए आसपास की बाउंड्री पे कौन से देश बनेंगे। पोलैंड है, जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, स्लोवेकिया है। छोटा सा देश है, काफी खूबसूरत, लेकिन समझने वाली बात यह है कि खूबसूरत तब रहेगा जब वहां पे लोग रह पाएंगे बिना किसी महंगाई के। महंगाई की वजह से कई देशों में समस्या है और यूरोप भी उनमें से अछूता नहीं है। अब अगर आप बात करें क्यों कैसे, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप पास का नजारा देखें तो इस एशिया में ही रशिया भी आता है, एशिया के इस वाले इलाके में, वेस्टर्न वाले इलाके में, और पास में यूक्रेन पड़ता है। तो इस वॉर का इम्पैक्ट आसपास के देशों पे ज्यादा पड़ता है, चाहे वो रेफ्यूजी क्राइसिस हो, चाहे वो इन्फ्लेशन क्राइसिस हो। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट कई देशों में है, लेकिन अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट देखें तो जो आसपास के देशों में ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अधिकतर। तो उसके साथ ही साथ क्या है, जो रसद मुहैया कराई जाती है, जैसे आपका
खान पान की चीजें हैं, गैस है, फ्यूल है, इन सब की समस्या भी यूरोप में बनती बिगड़ती रही है समय के साथ, और वैसे भी वॉर चल रही है, तो ये होना लाजमी सी बात है। तो IR के लिए इंपॉर्टेंट बनता है ऑफकोर्स, साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, देखना जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट हमारा इस पिक्चर में अगर आप देखें तो यूएस इमर्जेस एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। यूएस इंडिया का बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के उभरा है, और इसके पहले चाइना 17-18 में टॉप कर रहा था, लेकिन अब फिलहाल के लिए अमेरिका है। अगर जो लोग मेरा चैनल देखते हैं, जो नए सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज वो जानते होंगे कि भाई यूएस और इंडिया का जो नया ट्रेडिंग इंपैक्ट आ रहा है, या जो नई चीजें बनती दिख रही हैं, वो क्यों है। एक्चुअली जियोपॉलिटिकल सिनारियो में आपको पता होना चाहिए कि कोई देश जब किसी के करीब आ रहा है तो क्या कारण होने चाहिए, क्या इंपैक्ट है, क्या रीजंस है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो इस केस में अगर आप सर्च कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क है कि एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है। व्हाई यूएस इमर्जेस एज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अच्छा, 7.65% इंक्रीज है बायलेटरल ट्रेड में, उसके साथ 2.81% एक्सपोर्ट में इंक्रीज है, और 16% इंपोर्ट भी बढ़ा है। ठीक है, वेरी गुड, इंपोर्ट तो बढ़ा है तो एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। ऑलराइट, उसके साथ देख रहे हैं कि FPIs बिगिन फाइनेंशियल ईयर 24 ऑन अ पॉजिटिव। FPI का मतलब क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। अगर आपको नहीं पता सर्च कर लीजिए, ये भी आपके लिए होमवर्क है। तो उनका भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो जब भी हमारा ट्रेड बढ़ता है ऑफ कोर्स, तो हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ता है। अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा है तो ऑफ कोर्स चिंता की बात है, एक्सपोर्ट अगर ज्यादा है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट इंपैक्ट करता है, या फिर ट्रेड डेफिसिट इंपैक्ट करता है अगर हमारा इंपोर्ट ज्यादा होता है तो इस तरह के पिक्चर्स भी आप देखते रहा करें, ताकि आपके GS3 में इस तरह के सवाल क्रिएट होते हैं जो आपके सिर्फ एक पिक्चर से ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर सवाल प्री में बन जाए कि कौन से देश हैं जो सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर से उभर के आ रहे हैं, तो यूएस का नंबर आपको पता ही होगा, राइट। उसके पहले आपको आइडिया आएगा अच्छा ठीक है चाइना हो सकता है। तो इस तरह के नंबर, इस तरह की स्टडी करने से भी आप कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो ये था हमारा आज का न्यूज और एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। इफ यस, गिव मी अ बिग थम्स अप। और बाकी बहुत सारे न्यूज और एनालिसिस के साथ मिलेंगे कल दोबारा सेम टाइम, तब तक तैयारी करते रहिए।